नमस्कार। मध्य प्रदेश दूरदर्शन के विकास गाथा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी। कैलाश जी के पास नगरीय प्रशासन एवं आवास और संसदीय कार्य मंत्रालय है। मध्य प्रदेश भाजपा के बड़े कद्दावर नेता हैं और राष्ट्रीय राजनीति में काफ़ी दखल रखते हैं। कैलाश जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रतीक जी। कैलाश जी, जिस तरह से जीआईएस हुई, मध्य प्रदेश में देश भर के और विदेशों के भी बहुत नामचीन उद्योगपति आए, बहुत सारे प्रस्तावों पर उन्होंने दिए, चर्चा हुई और ये उम्मीद की जा रही है कि काफ़ी बड़ी मात्रा में निवेश मध्य प्रदेश में आएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इन दिनों निवेशकों को आकर्षित करने में काफ़ी लगे हुए हैं। विदेशों के भी उन्होंने दौरे किए हैं, विदेशों से भी निवेश आ रहा है। एक सकारात्मक वातावरण मध्य प्रदेश में बना है। वरिष्ठ मंत्री होने के नाते, और आप तो उद्योग मंत्री भी रहे हैं और उद्योग मंत्री रहते हुए भी आपने बहुत सारी जीआईएस करवाई हैं। क्या लगता है आपको कि जो ये निवेश आएगा, ये आने वाला निवेश क्या सही मायने में मध्य प्रदेश के विकास की नई गाथा, नई इबारत लिख पाएगा? निश्चित रूप से लिखेगा, क्योंकि जब भी निवेश आता तो उसके साथ रोजगार आता है, उसके साथ डेवलपमेंट आता है, उसके साथ बहुत सारे लोगों के लिए काम करने का अवसर भी मिलता है। क्योंकि निवेश एक जगह होता है, वहाँ पर रोजगार मिलता है, पर उसके आसपास एक इंडस्ट्री खुलती है तो उसके आसपास रेस्टोरेंट, पान वाले, अप्रत्यक्ष रोजगार भी बहुत बड़ा अप्रत्यक्ष होता है। इनडायरेक्ट जिसे हम रोजगार देते हैं, वो भी बढ़ता है। तो कुल मिलाकर जब इन्वेस्टमेंट आता है तो बहुत सारे लोगों का जीवन बदल जाता है, ये मैं मानता हूँ इसको। मैं इस चक्कर में ना पढ़ूँ, इस आंकड़ों के फेर में ना पढ़ूँ कि कितने लाख करोड़ का निवेश के प्रस्ताव आए और कितने लाख करोड़ उसमें ज़मीन पर उतरेंगे। मैं सीधे सीधे अगर आपसे सवाल ये करूँ कि नगरीय प्रशासन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है और नगरीय प्रशासन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विशेष रुचि है, और चूँकि आप जो केंद्रीय नगरीय प्रशासन और आवास मंत्री हैं खट्टर जी, उनसे आपका बहुत ही व्यक्तिगत रेपो बहुत ज़बरदस्त है, चूँकि आप हरियाणा के प्रभारी भी रहे हैं। तो ये जीआईएस, आने वाला निवेश, आने वाले प्रस्ताव और खट्टर जी के साथ आपकी एक सकारात्मक केमिस्ट्री, मोदी जी के साथ आपकी एक सकारात्मक केमिस्ट्री, क्या मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला सकती है? निश्चित रूप से लाएगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार कहा है कि आने वाला एरा अर्बन एरिया का है, 2047 में जब देश के 100 साल पूरे हो जाएंगे, जब लगभग इस देश की 50% से ज़्यादा आबादी नगरी होगी, इसलिए हम अर्बनाइजेशन के लिए अभी से प्लान करना चाहिए। 25 साल बाद का हमारा शहर कैसा हो, उसका यदि अभी से आपने प्लान नहीं बनाया, अभी से योजना नहीं बनाई, तो शहरी क्षेत्र में काफ़ी परेशानी होगी रहने में। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अभी से अर्बन क्षेत्र के लिए प्लानिंग प्रारंभ करें। और इसीलिए आपने देखा होगा हमने मेट्रोपॉलिटन मास्टर प्लान बनाने का एक निर्णय लिया है और उसके ऊपर हमारा काम भी चल रहा है। तो उसके अंतर्गत इंदौर से केंद्रित उज्जैन, देवास, महू, कांटाबिल्लोद, पीतमपुर, इन सबको हम एक लेकर और एक मास्टर प्लान बना रहे हैं, जिसमें हमारा फ्यूचर 25 साल का सड़क प्लान कैसा हो, भविष्य का हमारा वाटर प्लानिंग हमारी क्या है, इन सब शहरों की अर्बन संख्या 25 साल बाद कितनी हो जाएगी, उस हिसाब से हमें अभी से पानी की व्यवस्था करना पड़ेगी, हमें सड़कें इस प्रकार की लेना पड़ेगी, वाहन कितने हो जाएंगे 25 साल, पूरा मास्टर प्लान हम उसी प्रकार का भी बनाना है। हमारा काम चालू है।
आपने कभी कहा भी था, मैंने पढ़ा था कि आपने कहा था कि जो सड़कें अगली बनने वाली हैं वो आगे के 40 साल का ध्यान रखकर आप बनाओ। निश्चित रूप से। लेकिन वो सड़कें जिस तरह की आप बनाना चाहते हैं तो बहुत सारे लोगों के उसमें मकान जाते हैं, दुकान जाते हैं, लेकिन जो आपके अधिनियम है, जो आपकी व्यवस्था है नगर निगम की, उसमें कोई मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। किसी का मकान गया तो उसको बहुत दूर फ्लैट मिलता है जहां उसका कोई रोजगार नहीं होता, आने जाने का साधन नहीं होता। तो क्या जीआईएस में, और आप चूंकि मैंने कहा कि खट्टर जी के आप व्यक्तिगत मित्र हैं, तो कभी इस तरह की चर्चा होती है कि जिन लोगों की मकान दुकान जाती है, जिनकी ज़मीनें जाती हैं, उनको मुआवजा कैसे दिया जाए, नहीं, उसका हम क्या देते प्रावधान हो? हम देते हैं, मुआवजा भी देते हैं। अब हर आदमी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता मुआवजे में। अगर उसका मकान टूटा है तो उसको मकान की जगह मकान देते हैं। अब यदि उस मकान को उसने कमर्शियली यूज़ कर लिया जिसको कि उसको राइट नहीं था, ऐसा है कि आपने मकान की परमिशन ली है, रहने के लिए परमिशन लिया, आवासीय है वो। हाँ वो आवासीय, और आपने उसका कमर्शियल यूज़ किया, ठीक है, नगर निगम ने इग्नोर कर दिया। अब आप चाहेंगे कि आपको वैसी कमर्शियल जगह मिले तो वो तो नहीं मिल सकती, क्योंकि आप पेपर के ऊपर वो आपका आवासीय है। तो आवासीय हम व्यवस्था दे देते हैं उसको। पर इस मामले में हमने देखा है कि संतुष्टि मिलना बहुत मुश्किल है। आप कितना भी प्लान करें, कितनी भी मुआवजा दें, पर जो व्यक्ति अपना घर छोड़कर जाता है वो संतुष्ट और नहीं खासतौर दूसरी जगह जब दूर मिलता है तो दूर उसके में मन में कहीं ना कहीं टीस रहती है, कसक रहती है। जी हाँ। महाराष्ट्र की ये जो नगरीय प्रशासन की नीति है, या साउथ के राज्यों में है, या गुड़गांव हरियाणा में है, क्या उस तरह की कोई नीति मध्य प्रदेश में बनाने का विचार चल रहा है? नहीं, मध्य प्रदेश में तो हमने देश की सारे प्रदेशों की जो नीति है, जो अर्बन प्लानिंग है, जो मास्टर प्लानिंग है, उसकी स्टडी की है। हमने एक टीम बनाई है जो पूरे देश के प्रदेशों में जहाँ अच्छा काम हुआ, और उसके बाद हमने प्लानिंग बनाई। जैसे अभी आपने देखा होगा, अभी जीआईएस के पहले हमने 18 स्कीम जारी की, प्रधानमंत्री जी ने उसका शुरुआत की थी। अब उसमें इंटीग्रेटेड कॉलोनी हमने बनाने का निर्णय लिया है। उसमें हम छोटी छोटी कॉलोनीज़ को परमिशन कम देंगे। अगर बड़ी कॉलोनी भले 4 कॉलोनी वाले एक साथ आ जाए तो ही हम परमिशन देंगे। होता क्या है कि लोग दो 2 एकड़ की कॉलोनी काट देते हैं, 4 एकड़ की कॉलोनी काट देते हैं, 6 एकड़ की कॉलोनी काट देते हैं। उसका वाटर सिस्टम अलग रहता है, इसका वाटर सिस्टम। अब एक बड़ा प्लान बना के लाइए आप सब लोग मिलकर, और एक बड़ी टाउनशिप। बड़ी टाउनशिप, तो क्या सब लोग आपस में मिल जाएगी, तो उस हिसाब से आपकी प्लानिंग होगी सड़क की, उस हिसाब से आपकी। अब आप देखिएगा, कई कॉलोनी में सब कॉलोनी को परमिशन मिली हुई है, पर इतनी छोटी छोटी परमिशन दी है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और नगर निगम ने, कि वो इधर से जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, रास्ते ही समझ में नहीं आता। कम से कम 5-7 कॉलोनियाँ एक साथ मिलकर एक सड़क का मेन रोड बनाए, एक सड़क की पानी की स्कीम बनाए, तो कम से कम वो इलाका एक अच्छी टाउनशिप तो बनेगी वो। तो हमने इस बार एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप प्लानिंग हमने बनाई है उस नीति का। हालांकि कुछ कॉलोनाइजर उसका विरोध कर रहे हैं, पर अगर शहर को अच्छे तरीके से विकसित करना है तो इस प्रकार के नियम बनाना पड़ेंगे, और हम उसका कड़ाई से पालन भी करेंगे। मध्य प्रदेश के कॉलोनाइजर्स रेरा की कार्यप्रणाली को लेकर थोड़े से परेशान हैं। उनको लगता है कि रेरा में अब अनिवार्य हो गया कि रेरा से आप पंजीयन कराएं, उससे क्लियरेंस लें, एनओसी लें, लेकिन उसकी कार्यप्रणाली इतनी धीमी है, इतना सिस्टम में इतनी गड़बड़ी है कि बहुत सारे प्रकरण लंबित पड़े हुए हैं, जिस वजह से उनका माल नहीं बिक पा रहा है। तो क्या उस दिशा में भी मध्य प्रदेश सरकार कुछ टाइम बाउंड कार्यक्रम करेगी कि इतने दिन में परमिशन मिलना ही चाहिए? हम अभी रेरा की कार्यप्रणाली के बारे में मैंने पीएस से कहा था कि एक बार आप बैठ के बात करें। वहाँ के एक सीनियर आईएएस हैं रिटायर्ड, वो उसके चेयरपर्सन हैं, तो मैं खुद ही उन्हें बुलाऊंगा, और बुलाकर कैसे उसकी वर्किंग हम फास्ट कर सकें उसके बारे में हम ज़रूर विचार करने वाले हैं, और जल्दी ही करने वाले हैं। मतलब विद इन 1 या 2 वीक के अंदर। अगर विधानसभा नहीं होती तो हम अभी बुला के बैठक हमने कर ली होती। विधानसभा के बाद हम उनको बुलाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, और उनकी फास्ट कैसे गतिविधियाँ हों, क्योंकि इसके पहले क्रेडाई के लोग मिले थे और वो बोल भी रहे थे कि भाई इस प्रकार रेरा से हम परेशान हैं। तो हम चूँकि जीआईएस में बिज़ी हो गए, फिर विधानसभा आ गई, तब इसके बाद हम लोग बैठेंगे और उसको कैसे हम सरल कर सके उसके ऊपर प्लान करेंगे। इंदौर के अलावा इंदौर के साथ साथ राज्य के दूसरे हिस्सों में एक बड़ा मुद्दा है एफएआर का और टीआरके का, कि वो उसके लिए कोई पॉलिसी ड्राफ्ट तो हो चुकी है कई बार, लेकिन वो लागू नहीं हो पाती, और अगर वो ठीक से लागू हो जाए
और एफआईआर सर्टिफिकेट उसको बिकने लग जाए, जैसे कि महाराष्ट्र में बिकता है, जैसे कि गुजरात में बिकता है। टीडीआर की बात कर रहे टीडीआर हैं। की बात कर रहे हैं। हाँ, वो देखिए ऐसा है, अभी भारत सरकार की गाइडलाइन आई है, 25 साल बाद का शहर के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि हमारा ज़मीन हमारी कम हो रही है, तो हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों के बारे में हमें सोचना चाहिए, कितना वर्टिकल होना चाहिए, कितना हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। केंद्र सरकार का सजेशन है कि आप एफआईआर बढ़ाइए। तो अभी हमने मास्टर प्लान करीब करीब हमारा ड्राफ्ट तैयार है, पर हम इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं और कुछ स्थानों पर हम एफआईआर बढ़ाने का भी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम शहर वर्टिकल बढ़ाएं, हॉरिजॉन्टल भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम कितनी ज़मीन किसानों की लेकर हम शहरीकरण बढ़ाएंगे तो कृषि भूमि कम होगी, कृषि भूमि भी कम नहीं होना चाहिए। तो हम सोच रहे हैं कि हम एफआईआर बढ़ाने के लिए प्लान करें। भारत सरकार के निर्देश भी हैं ऐसे। तो ये मास्टर प्लान को एक बार जो हमारा ड्राफ्ट बना है उसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। इंदौर का मास्टर प्लान हमेशा से विवादों में रहा है, और अक्सर लोग कहते हैं कि भाई ये जो इंदौर का मास्टर प्लान बनता है या बड़े महानगरों का मास्टर प्लान बनता है, ये भूमाफियाओं को पहले से इसकी भनक लग जाती है और ये उस हिसाब से अपना कामकाज, अपना जादू दिखा देते हैं। तो क्या आपके रहते हुए आप जो नया मास्टर प्लान बनाएंगे उसमें इस बात की पूरी कोशिश होगी कि जिस भूमाफिया टाइप के जो लोग हैं वो जो मास्टर प्लान को हाईजेक कर लेते हैं वो ना कर पाए? देखिए, इसकी तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, किसी को खबर भी नहीं लगेगी कि हम क्या कर रहे हैं। और ये तो मैंने आपके सामने बोल दिया कि हम एफआईआर बढ़ा रहे हैं कुछ इलाके के अंदर, तो हम तो बोलते भी नहीं। और बहुत सारे इलाके इस प्रकार के कर रहे हैं हम लोग कि लोग ये मास्टर प्लान देखेंगे तो उसमें सबका भला है। हम किसी एक व्यक्ति का ग्रीन करके एक का ब्लू करें, एक का ऑरेंज करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। मास्टर प्लान को ऐसा बनाएंगे कि हर व्यक्ति संतुष्ट होगा मास्टर प्लान को देखकर। ग्रीन एरिया हम बढ़ा रहे हैं पिछली बार की अपेक्षा से। अब आपका तो विशेष रुचि का मेरा विषय है, बहुत आपने तो रुचि है बहुत पेड़ लगवाए हैं। और मैं ग्रीनरी समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए ग्रीन एरिया हम बढ़ाएंगे, भले ही लोगों की नाराज़गी हो। हम उसकी देखिए, लोगों की नाराज़गी की चिंता करना है या आने वाली पीढ़ी के लिए आपको अच्छा शहर देके जाना है, इसके ऊपर आपको चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। तो नाराज़ की चिंता नहीं करना चाहिए। इन द इंटरेस्ट ऑफ सिटी, इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, जो निर्णय होगा हम करेंगे और दमदारी के साथ करेंगे। जब जीआईएस की बात चल रही थी तो आपने एक बहुत ही गंभीर बयान दिया था कि इस बार की जो समिट हो रही है वो इवेंट की तरह नहीं होना चाहिए, जो भी काम हो ठोस होना चाहिए। अब जब जीआईएस हुई है जो इस बार भोपाल में, आपको क्या लगता है उसके बाद क्या जो प्रस्ताव आए हैं वो सच में ज़मीन पर उतरेंगे और सच में उसका नगरीय प्रशासन को, नगरीय विकास को, अर्बन डेवलपमेंट को फ़ायदा होगा? देखिए, अर्बन डेवलपमेंट में सभी क्षेत्रों में फ़ायदा होगा और यदि इसमें से 50% भी अगर ज़मीन पर उतर गए तो मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी सफलता होगी। आप यदि लगा रहे हैं तो मुझे थोड़ा संशय हो रहा है। नहीं, इसलिए कि कई बार सारी की सारी बातें सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, इन्वेस्टर के ऊपर भी डिपेंड करती है। और इसलिए इन्वेस्टमेंट करने वाला व्यक्ति बहुत कुछ चाहता है, पर हम ऐसा थोड़ी दे सकते हैं उसको जिससे प्रदेश का अहित हो। हम प्रदेश का हित का भी ध्यान रखेंगे। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर निर्देश दिए हैं कि हर पीएस 7 दिन के अंदर इसकी समीक्षा करें, सीएस 15 दिन में समीक्षा करें और वे स्वयं 1 महीने में समीक्षा करेंगे पूरे जितने भी इन्वेस्टमेंट के एमओयू हुए हैं उसके बारे में। मुझे लगता है कि इस तेज़ी से अगर उस पर काम होगा और तो इसमें बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि इंडस्ट्री एरिया है पीथमपुर और वहाँ देश की विदेश की बहुत सारी बड़ी कंपनियाँ भी हैं। आप तो उद्योग मंत्री भी रहे हैं और यूँ भी आपका पीथमपुर से, धार से नज़दीकी संबंध, धार के तो आप प्रभारी मंत्री भी हैं। अभी वहाँ पर जो यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाया गया उसको लेकर स्थानीय तौर पे विरोध भी हुआ। शुरुआती तौर पे आपने भी कहा था कि भाई नागरिकों की मंशा के अनुरूप होना चाहिए, उनके को विश्वास में लेकर काम होना चाहिए। तो पीथमपुर में जो कचरा जला है अभी तो उसके कोई दुष्परिणाम दिखाई नहीं दे रहे हैं,
लेकिन भविष्य के दृष्टिगत, भविष्य के मद्देनज़र क्या पीथमपुर का विकास और पीथमपुर में आने वाली कंपनियां और जो पीथमपुर का जन संसाधन है उस पर इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा, या मेरा ये ख्याल कितना है, सुरक्षित है इस तरह का वहाँ का कचरा जलाना? देखिए मैंने पूरा स्टडी किया। देखिए मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ और इसलिए मैंने जितना समझा है, और बाकी मैं बहुत सारे ऐसे लोग जो इसके बारे में बहुत सारा नॉलेज रखते हैं उनके साथ बैठकर कचरा, कचरे से निकलने वाली गैस, कचरे से निकलने वाला वेस्ट, उस सब का वैज्ञानिक एनालिसिस किया हमने। एनालिसिस करने के बाद हम इस निर्णय पर पहुँचे कि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारी पहले जवाबदारी है जन कल्याण, हमारी जन कल्याणकारी सरकार है। और इसलिए हाई कोर्ट अगर कोई निर्देश देती है तो हम, यदि उससे जनहितकारी नहीं होगा तो हम हाई कोर्ट से निवेदन करेंगे पुनः कि इस पर आप पुनर्विचार करें, जनहितकारी नहीं। पर हाई कोर्ट के निर्देश आने के बाद सारी बातें हमने परीक्षण की और सारी रिपोर्ट हाई कोर्ट को भी बताई, तो हाई कोर्ट भी उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। और इसलिए अभी तक ऐसा कोई कारण नहीं लगा हमें कि कचरा वहाँ से जलने से किसी का नुकसान होगा, क्योंकि वो कचरा लगभग 40 साल से पड़ा हुआ है और करीब करीब मिट्टी हो गया है वो, और इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। अभी जितने भी जलने के बाद उसका, उनकी गैस का परीक्षण किया गया, उसके जो परिणाम अभी तक आए हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो विषैला हो और जो मानवता के लिए नुकसानदायक हो। जो निकलने वाला वेस्ट है उसको भी ज़मीन में नहीं गाड़ रहे हैं, उसको पहले, जैसे हम लोग तलघर बनाते हैं तो कितना वाटरप्रूफ बनाते हैं, ऐसा वाटरप्रूफ नीचे पूरा की पूरा बनाने वाले हैं तलघर जैसा, उसके अंदर वो वेस्ट डालेंगे। इसलिए उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि वह अंदर जाकर पानी को विषैला करेगा या कहीं पर भी कुछ ऐसा पदार्थ होगा। और उसमें भी जब उसको वेस्ट को डालेंगे तो इससे केमिकल डालेंगे जो यदि कहीं पर भी 1% भी संभावना होगी कि उसमें कोई विषैला पदार्थ है वो भी नष्ट हो जाए। आपने थोड़े दिन पहले एक बयान दिया था कि जब महापौर सम्मेलन इंदौर में हो रहा था, आप टीवी के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए दूर से जुड़े थे, तब आपने ये कहा था कि महापौरों को नगर के विकास के संदर्भ में अगर कठोर निर्णय लेना पड़े, अलोकप्रिय निर्णय लेना पड़े, थोड़ा बहुत टैक्स लगाना पड़े तो लगाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। मेरा सवाल ये है कि आप नगरीय प्रशासन मंत्री तो आज हैं, उसके पहले आप महापौर रहे और आपने बहुत सारे नवाचार इंदौर में किए, आपने टैक्सेस भी लगाए, कोई नए कर भी लगाए, आपके ज़माने में अतिक्रमण भी बहुत हटा, बड़ी बड़ी छोटी छोटी सड़कें भी बनी, वो सारे लोग जिनकी मकान तोड़ के, दुकान तोड़ के सड़कें बनाई गई, आज वो सब, उनकी संपत्ति आज करोड़ों अरबों रुपए की हो गई। सवाल ये है कि नगर निगम को, नगर पंचायतों को, नगर परिषदों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आपका विभाग क्या कर रहा है? देखिए बहुत सारे हम अभी नवाचार फिर करने वाले हैं। अभी हमने सारी नगर पालिकाओं का एक अध्ययन किया कि सबसे ज़्यादा बड़ा बोझ क्या है उनका, तो सैलरी सबसे बड़ा बोझ, सेकंड नंबर उनका बिजली का बिल है। हमें भी बिजली का बिल कम करने के लिए पूरे नगर निगम और नगर पालिकाओं की बिजली हम सोलर प्लांट से बनाने वाले हैं। और हम सोच रहे हैं कि ये 3-4 जगह हम बड़े बड़े प्लांट बनाएं। उसमें हमारी एशियन डेवलपमेंट बैंक से बात भी हो गई, वो हमको लोन भी दे रही है। अतिशीघ्र 6 महीने के अंदर वो निर्णय हमारे हो जाएंगे, सारे के सारे हमारा लोन भी हो जाएगा। और हम 6 महीने बाद या साल भर बाद हम इस स्थिति में होंगे कि सोलर के माध्यम से सारी नगर पालिका, नगर निगम की बिजली का जो बोझ है वो 50% कर देंगे। ऐसे भी बहुत सारे नवाज, जैसे अभी GIS के माध्यम से हमने पूरी शहरों का सर्वे किया है GIS सिस्टम से। अब प्रॉपर्टी टैक्स, मैं सतना का प्रभारी भी हूँ, सतना में मैंने देखा 25-30 प्रॉपर्टीज़ ऐसी जो संपत्ति कर के दायरे में ही नहीं है, लेते ही नहीं, वसूल ही नहीं करते, और वहाँ सड़क है, वहाँ पानी ले रहे हैं लोग, नगर निगम की सारी सुविधा का उपयोग कर रहे हैं और प्रॉपर्टी टैक्स दे ही नहीं रहे। तो ऐसे बहुत सारे नगर हैं। सतना का तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मैंने जाकर देखा वहाँ का GIS, मैंने कॉपी मंगाई, मैंने कहा इसमें से कितनी प्रॉपर्टीज़ का आप टैक्स ले रहे हैं, बोले 25-30% बाकी। ऐसे सब नगर निगमों के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स के एरिना के अंदर सारे मकान आ जाए, क्योंकि आखिर उनको हम जितना भी पैसा देते हैं वो सैलरी में बांटते हैं। हम सैलरी में बांटने के लिए पैसा थोड़ी देते हैं, हम देते हैं विकास के लिए देते हैं। तो हम सैलरी बांटने के लिए वो आत्मनिर्भर बने, इसके लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में हम एक वर्कशॉप भी कर रहे हैं, एक वर्कशॉप हमारा हो चुका है।
अभी फिर हम वर्कशॉप करेंगे और उन्हें आत्मनिर्भर बनना होगा, सरकार के भरोसे नहीं रहना होगा। सरकार जो भी पैसा देगी उनको, उसमें वो डेवलपमेंट करें। क्योंकि अभी तो नगर परिषदों की, नगर पंचायतों की, नगर पालिकाओं की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, और ठेकेदारों का ये कहना है कि हमको समय पे पैसे नहीं मिलता, हम कैसे विकास कार्य करें, आधे आधे दूर जगह खुदी पड़ी है, काम बंद पड़ा हुआ है। तो सरकार की तरफ से जो सहायता मिलती है, उनका भी कई परिषद अध्यक्षों का कहना रहता है, पंचायत अध्यक्षों का कहना रहता है कि समय पे पैसा नहीं मिलता, आ ही नहीं रहा है सरकार की तरफ से। इस दिशा में क्या हो सकता है? देखिए, खुद को आत्मनिर्भर तो बनना पड़ेगा। यदि आप अपने शहर का टैक्स वसूल नहीं कर सकते तो आपको उस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। आप खाली मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ऐसा थोड़ी होता है। पानी आप फ्री में बांटना चाहते हो, प्रॉपर्टी टैक्स आप लेना नहीं चाहते हो, तो फिर पूरी की पूरी डिपेंडेंसी राज्य सरकार पर, तो आपको अधिकार नहीं उस कुर्सी पर बैठने का। आप टैक्स वसूल करिए, टैक्स वसूल करके उसको आत्मनिर्भर बनाइए, उसके बाद डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकार पैसा देगी। कैलाश जी, प्रधानमंत्री जी 2047 की बात करते हैं कि 2047 का भारत कैसा होना चाहिए, और आपके पास मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण महकमा है नगरीय प्रशासन, जिसमें अर्बन डेवलपमेंट की जिम्मेदारी आपके पास है। तो 2047 में मध्य प्रदेश कैसा हो, और मध्य प्रदेश के जो मझोले शहर, मैं इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर की बात नहीं करता, लेकिन सतना जैसा शहर है, या खुरई जैसा शहर है, सागर जैसा शहर है, जो अभी कहीं दौड़ में पिछड़े हुए हैं, वो 2047 में आप नगरीय प्रशासन की दृष्टि से कैसे देखते हैं? देखिए, अभी स्मार्ट सिटी के माध्यम से उन शहरों को हमने काफ़ी अच्छा किया है, और केंद्र सरकार ने उसमें काफ़ी पैसा भी दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से स्लम्स एरिया को ख़त्म करने के लिए प्लान हो रहे हैं सभी दूर। पहले 10 लाख मकान बने थे, अभी 10 लाख मकान और बनने वाले हैं। केंद्र सरकार इतना पैसा दे रही है, अब आप काम करिए, बस काम करने वाले के लिए बहुत अवसर है अभी। और मुझे लगता है कि जब हमारा मेट्रोपॉलिटन की हम जब बात कर रहे हैं, तो अभी हमने इंदौर और भोपाल में बात की है, अब हम जबलपुर जाएंगे, ग्वालियर जाएंगे अगली बार, फिर रीवा जाएंगे, वहाँ पर भी मेट्रोपॉलिटन का हम प्लान करेंगे। और प्लान करने के बाद वहाँ के जो आसपास के नगर हैं, जैसे सागर अपने आप में एक बड़ा नगर बनेगा ही, वहाँ पर बहुत अच्छे डेवलपमेंट के काम हुए। आप तो सागर जाते रहते हैं, वहाँ का तालाब किसी ज़माने में गंदा तालाब था, आज तालाब के किनारे बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत बना दिया। आज नगर निगम ने उसमें काफ़ी पैसा दिया है। तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार जिसे हम बोलते हैं, वो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और अब रीवा देखिए, रीवा तो मैं 40 साल से जाता हूँ। रीवा एक छोटा सा गाँवड़ा था, आज रीवा कितना अच्छा शहर हो गया। मैं 1983 में रीवा रहा हूँ, और आज का जो रीवा देखता हूँ, मैं 6 महीने पहले गया था, ज़बरदस्त ज़बरदस्त परिवर्तन आप है। देवास जाइए, पास में कितना डेवलपमेंट है, उज्जैन जाइए आप, कितना डेवलपमेंट है। तो आज सब जितने भी इंदौर के आसपास के शहर है, सब में बहुत डेवलपमेंट दिखेगा आपको। धार में अभी डेवलपमेंट चल रहा है, छोटी सी नगर पालिका है, पर हम लोग काफ़ी ध्यान देकर उसको फोकस कर रहे हैं। तो इसलिए सब दूर आपको विकास दिखेगा, और 2047 तक मध्य प्रदेश कैसा हो, इसकी कल्पना हमारे दिमाग के अंदर है। उस दिशा में हम लोग प्लान भी कर रहे हैं और पैसा भी दे रहे हैं छोटी छोटी जगहों पर। अभी प्रयागराज में महाकुंभ लगा, और 65-70 करोड़ लोग वहाँ पर आए। अब सिंहस्थ लगने वाला है उज्जैन में, आप तो सिंहस्थ के प्रभारी मंत्री भी रहे उमा भारती जी के ज़माने में, तो सिंहस्थ को लेकर भी आपका विभाग, क्योंकि अब उज्जैन में सिंहस्थ लगता है, तो जाहिर तौर पे इंदौर में, देवास में, धार में प्रेशर बनता है, और जो प्रयागराज का अनुभव है, उस अनुभव के मद्देनज़र सिंहस्थ को लेकर आपका विभाग क्या योजनाएं बना रहा है? हालांकि मुख्यमंत्री जी खुद उज्जैन के हैं और वो खुद भी देख रहे हैं, पर चूंकि आपका अपना अनुभव है, आप वहाँ के प्रभारी मंत्री रहते हुए और सिंहस्थ के प्रभारी मंत्री रहते हुए, वो एक ऐसा कहते हैं लोग कि वो सर्वश्रेष्ठ सिंहस्थ हुआ था जब आप प्रभारी मंत्री थे। तो अब आप उस अनुभव के दायरे में रहते हुए क्या सोच रहे हैं? देखिए, चुनौतियाँ तो हैं, पर हम हर बारीक बारीक चीज़ को देख रहे हैं। अभी 8 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई थी, हमने बहुत छोटी छोटी चीज़ को देखा है, और देखने के बाद हमने भी प्लानिंग एरिया हमारा सिंहस्थ का बढ़ाया है, मेला क्षेत्र बढ़ाया है। कुछ हम स्थायी काम कर रहे हैं, कुछ अस्थायी काम करेंगे। और सबसे बड़ा जो हमारे लिए चुनौती है वो है भीड़ का नियंत्रण, क्योंकि
प्रयागराज में तो संभावनाएं बहुत हैं, बहुत नदी का किनारा है वहाँ, आप जितना भी लंबा एरिया ले सकते हैं। हमारे पास संभावनाएं बहुत कम है, छोटा है, रामघाट का इलाका छोटा है, पर हम कम से कम 29 किलोमीटर का घाट बना रहे हैं, वो पूरे घाट को डेवलप कर रहे हैं। डेवलप करने के बाद हम कोशिश करेंगे कि आदमी स्नान कर कर जाए, पूरे इलाके को रामघाट ही मानेंगे हम, पूरे क्षेत्र को 29 किलोमीटर को व्यक्ति आए। और हमारी प्लानिंग ऐसी इस बार कि गाड़ी से बैठकर आए, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चले पैदल और स्नान करके और वापस निकल जाए। शिप्रा का जल रहेगा या शिप्रा जी का, नर्मदा जी से या दूसरे से लाके डालेंगे? शिप्रा जी का भी जल रहेगा, नर्मदा जी का भी जल रहेगा उसमें। इसमें हम नर्मदा जी का जल रहेगा तो और ज़्यादा अच्छी बात है, चंबल का भी हो सकता है उसमें जल, पर साफ जल होगा। शिप्रा जी का तो होगा ही, पर उसमें नर्मदा जी का भी जल हो सकता है। बहुत धन्यवाद कैलाश जी। मध्य प्रदेश दूरदर्शन की विकास गाथा में आज बस इतना ही। आप सुन रहे थे, देख रहे थे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ काबीना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी को, जो 2047 के मध्य प्रदेश की कल्पना बता रहे थे, जो बता रहे थे कि 2047 में मध्य प्रदेश का विकास की अधोसंरचना जो होगी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने के अनुसार होगी। उनका जोर भी इस बात पर है कि अब वक्त आ गया है कि हमें बैसाखियों पर संस्थाएं चलाने के बजाय आत्मनिर्भर नगर पंचायत और नगर परिषद चाहिए होंगी, तभी मध्य प्रदेश का विकास होगा। वो बहुत सारी योजनाओं को लेकर काम कर रहे हैं, जिसके सुखद परिणाम आने वाले 1-2 वर्षों में देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।